तो वहीं चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी कल महामंथन करेगी। पार्टी के तमाम कद्दावर नेता नतीजों का आकलन करेंगे और पार्टी नेताओं ने जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल के साथ ही बीजेपी अपने इनपुट के जरिए एक एक सीट के संभावित नतीजों की पड़ताल भी विस्तार से करेगी। रिपोर्ट देखिए। चुनाव खत्म, अब नतीजों की बारी। शनिवार को एग्जिट पोल इशारा करेंगे कि देश की बागडोर किसके पास जा सकती है। बीजेपी हैट्रिक को लेकर आश्वस्त है। दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए गए नेता अब लौट आए हैं। शनिवार को एक ही दिन में 4 बड़ी बैठकें पार्टी कार्यालय में होंगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के 7 मोर्चों से जुड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ लोकसभा उम्मीदवारों को भी बुलावा भेजा गया। मैराथन बैठक में बीजेपी एक एक सीट के संभावित नतीजों की पड़ताल करेगी। इसमें पार्टी विस्तारकों से लेकर बूथ और शक्ति केंद्रों के साथ जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट का भी आकलन होगा। यानी एग्जिट पोल के साथ बीजेपी भी सूबे की 25 सीटों के नतीजों का ओवरऑल फीडबैक लेगी। बैठ के लगातार हमारी चूंकि मतगणना होनी है तो उसकी तैयारी को लेकर चर्चा होनी है और इसी को लेकर बैठक। प्रदेश में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। जैसे ही प्रदेश में मतदान खत्म हुआ, अगले दिन अधिकांश उम्मीदवारों के साथ प्रदेश के कद्दावर नेताओं को दूसरे राज्यों में प्रचार का जिम्मा दे दिया गया था। सीपी जोशी तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में लंबा वक्त गुजार कर लौटे हैं, तो कई मंत्री और पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में खासे व्यस्त रहे, जिसकी वजह से बीजेपी प्रदेश की सीटों पर हुए मतदान और संभावित नतीजों का आकलन भी नहीं कर पाई। अब जब सभी चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है और 4 जून की तारीख नजदीक है, बीजेपी ने भी अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया है। बैठक में बुलाए गए नेता पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होंगे। मतदान के प्रतिशत से लेकर जातियों के झुकाव तक पर चर्चा होगी। वोटिंग % बढ़ाने के लिए पार्टी ने जो प्रयास किए वो धरातल पर कितने फलीभूत हुए, इसका भी आकलन होगा। विपक्ष के संविधान और आरक्षण बचाने के लिए प्रचारित किए गए प्रोपेगेंडा से क्या मतदाता भ्रमित हुए हैं, इस पर एक एक नेता से जानकारी ली जाएगी। 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों ने इस चुनाव में कितनी छाप छोड़ी, इसका भी जिक्र कल की बैठक में होगा। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है। इसी कारण चुनाव के परिणाम के बाद जो दायित्व हमारे ऊपर आने वाला है उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने संगठनात्मक दृष्टि से पिछले लगातार चुनाव में काम किया, उसकी भी चर्चा करेंगे, चुनाव की समीक्षा भी करेंगे। आगे की कार्य योजना को उसको भी हम उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। हम भाजपा जरूरत पड़ने पर कुआं नहीं खोदती, पहले से उसकी पानी वाला करके, पानी की जरूरत है पहले से, बिजली की पहले से, उसी तरह संगठन के आधार पर भी अपनी योजनाएं पहले से बनाने का काम करती है। हम सब जानते हैं कि 4 को काउंटिंग का काम है और काउंटिंग के लिए बड़े पैमाने पर काउंटिंग एजेंट्स हमारे जाने वाले हैं। सभी जिलों में उनके काउंटिंग एजेंट्स के भी प्रशिक्षण के काम 2 तारीख को सभी जिलों में भी होने वाले हैं। सबकी समीक्षा होगी। हम अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव में गए, हमारे खुद के लोकसभा क्षेत्र में गए, अन्य राज्यों में भी गए, तो हम सब बैठ कर इस बात का भी मंथन करेंगे कि हमारा कितना % वोट बढ़ा। अगर किसी स्थान पर वोट बढ़ा है तो किस कारण से बढ़ा है, हमको क्या करना है। किसी कारण से वोट % और ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो उसके पीछे क्या कारण है। आने वाले समय में जनता के जो हमने संकल्प किए उनकी पूर्ति कैसे करें और जनता को वास्तव में लगे कि राम राज्य आया है, हमारी सरकार आई है, हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार आई है, हमारे लिए सरकार है। इन संकल्पों के लिए हम आपस में मंथन करेंगे। मोदी सरकार के 10 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर कार्यकाल की परीक्षा के नतीजे की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के सभी 25 उम्मीदवारों के अलावा प्रदेश नेतृत्व से लेकर सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा से भी इस चुनाव के नतीजे जुड़े हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट तो है, पर वो ओवर कॉन्फिडेंट कतई नहीं। उसे भी पता है कि कुछ सीटों पर कहीं किसान आंदोलन का असर दिख सकता है, तो कहीं पर उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकती है। इसीलिए उसके नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, पर उत्साह पूरे चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो वहीं लोकसभा के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमते ही कई नेता मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए निकल पड़े। शिमला से कन्याकुमारी तक और दौसा से लेकर
तिरुपति तक देश के प्रमुख मंदिरों में दिग्गज नेताओं ने पहुंच करके मत्था टेका और 2024 के रण में विजय का आशीर्वाद मांगा है। रिपोर्ट देखिए। ...2024 की चुनावी जंग में प्रचार का यलगार थमने के बाद अब सभी दलों के सभी नेताओं को नतीजों का इंतजार है। देश की जनता करीब 90% लोकसभा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर ईवीएम में बंद कर चुकी है। ऐसे में अब नेताओं के पास एक ही आस बाकी है और वो है ऊपर वाले का दरबार। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमते ही कई नेता मंदिरों में दर्शन पूजन करने निकल पड़े। पीएम मोदी 30 मई की शाम को ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच गए और साधना में लीन हो गए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के जाखू मंदिर में मत्था टेका। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे और अरदास की। एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक साथ मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और दर्शन किए। भगवान के दरबार में नेताओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने और अपनी पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ चुनाव का सिलसिला 4 जून को नतीजों के ऐलान के साथ ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद देश की केंद्रीय सत्ता के सिरमौर का राज तिलक होगा। तो वहीं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ पाली के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चुनावी परिणामों में बीजेपी की एक तरफा जीत का दावा किया है और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए ईवीएम का राग अलापने के आरोप लगाए। राठौड़ ने कहा कि विपक्ष जहां हारता है वहां पर तीखरा ईवीएम पर फोड़ता है, जहां पर जीतता है वहां कुछ नहीं बोलता है। देश की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया और फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद का, आप भी सुनिए। आह्वान किया कि इस बार 400 पार और जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा भी किया और निश्चित रूप से बहुत अच्छे मतदान भी हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये उत्साहजनक वातावरण देश में बना हुआ है, लेकिन विपक्ष अभी से हंगामा करना शुरू कर दिया कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। विपक्ष जहाँ जीतता है वहाँ तो ईवीएम के बारे में बोलता नहीं है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने गर्मी और हीट वेव को लेकर अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों से भी वासुदेव देवनानी ने मुलाकात की और बात की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ के साथ चर्चा की, व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर के उनके साथ बातचीत की है। मीडिया से भी बातचीत करते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जिसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी उन्होंने दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अभी जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में हीट वेव चल रही है, उससे सरकार ने भी अपने निर्देश जारी किए हैं और प्रयत्नशील हैं और यहाँ भी टेम्परेचर 46 डिग्री तक लगभग गया है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए मैं आया। काफ़ी व्यवस्था तो ठीक है, अपने इमरजेंसी में लोग पहुँच रहे हैं। इनको निर्देश दिए हैं कि इमरजेंसी के समय राउंड द क्लॉक एक सीनियर डॉक्टर भी लोगों को संभाले। केवल रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट के भरोसे न छोड़ें, वो तो रहें, प्राथमिक उपचार तो दें, लेकिन उसके बाद सीरियस है बाकी है उसकी व्यवस्था करें। और बर्फ की सिल्लियाँ वगैरह तो यहाँ। तो वहीं ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा के बयान को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर के मुस्लिम ओबीसी जातियों की ओर से एक महासंगठन के गठन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 24 ऐसी प्रमुख मुस्लिम ओबीसी जातियों के संगठनों को एकजुट किया जा रहा है, जो कि ओबीसी में शामिल किए गए थे और आज इस मामले में आयोजित बैठक में
संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से आंदोलन का भी ऐलान किया गया। उन्होंने बताया कि वे गुर्जर और जाट समाज जैसा बड़ा आंदोलन करेंगे। आरक्षण को लेकर के संघर्ष की तैयारी कर रहे तमाम जो पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। तमाम जितनी भी बिरादरियां हैं उनके पंचों को बुलाया जा रहा है और आरक्षण की रूपरेखा तैयार करने की बात की जा रही है कि उसको बचाने के लिए किस तरह से आंदोलन किया जाए। सब देश में चर्चा है और हालात जिस तरह के दिख रहे हैं कि राजस्थान में भी रिव्यू किया जाना है, ऐसे बयान आए। उस बयान के आधार पर अब आपने चेतावनी भी दी है और तैयारी भी की है। क्या चेतावनी और क्या तैयारी? देखिए साहब, हमने किसी भी हालत में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें पूरी तरह से ये यकीन हो गया है कि ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। और जब ये आरक्षण विरोधी सरकार है, सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, मुसलमानों को तो बतौर टेस्ट इन्होंने ये किया है, ये सभी के आरक्षण के खिलाफ रही है ये सरकार। और हम किसी भी हालत में मुस्लिम ओबीसी के नाम से जो इन्होंने समीक्षा के लिए कह कर के और हमें बाहर करना चाहते हैं, हम ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम इस सिलसिले में तमाम मुस्लिम अब ओबीसी के लोगों को जोड़ रहे हैं और हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है और हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। जो संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं उसके मुताबिक हम आंदोलन भी करेंगे और किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। हमने ये सब लोगों ने, और हर रोज़ हम, कल भी हमने मीटिंग की थी समाज के लोगों की, और हर रोज़ हम सारे पूरे राजस्थान में इस चीज़ को मीटिंग के ज़रिए इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को कि हम किसी भी तरह अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। 287 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। करीब 60 लाख रुपए की कीमत के ये फोन बताए जा रहे थे जो चोरी हो गए थे, और अब ये फोन पुलिस की तरफ से वापस बरामद कर लिए गए हैं। चोरी और गुमशुदगी के मोबाइलों को बरामद किया गया। पुलिस ने सभी उपभोक्ताओं को ये मोबाइल लौटा दिए हैं जिनके मोबाइल चोरी हुए थे। उन्होंने अपने अपने मोबाइल वापस पा करके खुशी जाहिर की है। वापस मोबाइल मिलने पर सभी के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, जिसकी खुशनुमा तस्वीरें देखिए। इन लोगों के फोन चोरी हो गए थे। पुलिस ने कोशिश की, केस दर्ज किया, फाइंड आउट किया और वापस से ये मोबाइल पुलिस बरामद करने में कामयाब रही। करीब 60 लाख रुपए के फोन थे जो फोन चोरों की तरफ से चोरी कर लिए गए थे। और इसी बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर तस्कर की अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चला है। महिला तस्कर जसविंदर कौर की अवैध संपत्ति जमींदोज की गई है। पुलिस ने लाखों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार जो श्रीगंगानगर पुलिस है उसके साथ साथ राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। अपराधियों की संपत्ति, जो अवैध संपत्ति हासिल की हुई है, उनको लगातार जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सामने आई है, जहां पर एक तस्कर की जो संपत्ति है, अवैध संपत्ति, उस पर पीला पंजा चला है। जिला मुख्यालय के बाद सूरतगढ़ में ये पुलिस की तरफ से प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की गई। तो वैसे तो देश किसानों का भारत कहा जाता है। अन्नदाता को सर आंखों पर रखना चाहिए, लेकिन अगर किसानों की समस्या हल नहीं हो तो आखिरकार किसान क्या करें। ऐसा ही कुछ मामला हनुमानगढ़ का, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आक्रोश में अन्नदाता, कब पूरी होगी मांग? अधिकारी कब लेंगे सुध? क्यों नहीं किसानों को मिल रहा पानी? ये लोग फर्श पर लेटे हुए हैं। दरअसल ये किसी बारात में नहीं आए हैं जनाब। इस तपती गर्मी में किसान अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पर धरने पर। कहते हैं खुशहाल किसान से ही खुशहाल देश बनता है, लेकिन तब क्या हो जब किसान की सुनने वाला कोई ना हो। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि वो लीलावती वितरिका नहर के अंतिम छोर के किसान हैं और नहर में बरसों से सफाई न होने से सिल्ट जम गई है, जिससे उन्हें पानी नहीं मिल रहा और फसलें सूख रही हैं। तो किसान परेशान होते हैं, किसी की बारी पिट जाती है,
मौके के आगे पानी नहीं जा पाता, केली से बंद होगी नहर, नहर टूटने की कगार पर आ जाती, कई बार टूट भी गई है। तो अधिकारी ना तो उसमें एक्शन लेते हैं, जब तक पहुंचते हैं तब तक कई किसानों की बारियां पिट जाती हैं। फिर किसान अपने स्तर पर उस नहर को बांधते हैं या केरी निकालते हैं, तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी है। अब अधिकारियों के पास वही रटा रटाया जवाब, सब व्यवस्था सही, हम काम कर रहे हैं, समस्या दूर हो जाएगी, किसानों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। नहर में पिछले 2 हफ्तों के अंदर काफी अध्यक्षों ने सफाई कराई है। कुछ अध्यक्षों ने बताया है जो आगे नहरबंदी में सफाई करवाएंगे, उनको नोटिस देके पाबंद कर रखा है। इसकी तेल पे पानी पिछले हफ्ते 10 हिस्से से कम नहीं चला है और अभी और पूरी सफाई करा के और पानी पूरा करने को। किसानों का कहना है कि नहर अध्यक्ष और सिंचाई विभाग के अधिकारी नहर में सफाई को लेकर गंभीर नहीं है और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। अब देखना होगा कि कब सिंचाई विभाग किसानों की सुध लेगा और कब अन्नदाता का आक्रोश खत्म होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। जल्द लौटते हैं।